नमस्कार। मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय बारां। आज हम पढ़ेंगे भारत में बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता, इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में। आर्थिक विकास के संदर्भ में बैंकिंग व्यवस्था का विकसित एवं सुसंगठित होना आवश्यक है तथा इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों की पूंजी और बुद्धि से कार्य होता है। अतः बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और पूंजी के उचित व सुदृढ़ विनियोग हेतु सरकार बैंकिंग विधान के जरिए अपना नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए दोबारा, बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों की पूंजी और बुद्धि से कार्य होता है। अतः बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और पूंजी के उचित व सुदृढ़ विनियोग हेतु सरकार बैंकिंग विधान के जरिए अपना नियंत्रण स्थापित करती है। बैंकिंग विधान में सभी प्रावधानों का समावेश किया जाता है जिसमें कि बैंकिंग संस्थाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1884 में बैंकिंग विधान पारित किया गया। हमारे देश में सन 1949 के रूप में 1913 एवं 1936 में कंपनी अधिनियम में ही कुछ प्रावधान सम्मिलित कर दिए गए थे, परंतु इनकी अपर्याप्त व्यवस्था के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में अनेक त्रुटियां उत्पन्न हो गई थी। तो भारत में बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई? भारत में बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकताएं क्यों हुई? भारत में प्रभावशाली बैंकिंग अधिनियम पारित किए जाने की आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न हुई, जो कि निम्न हैं। बैंकों की निरंतर असफलता। हमारे देश में समय समय पर बैंकिंग संकट उत्पन्न होते रहे हैं, अर्थात बैंक के फेल होने की प्रवृत्ति के कारण जनता का विश्वास बैंकिंग संस्थाओं से हट जाता है और बैंकिंग विकास में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः यह आवश्यक था कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए बैंकों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसका दूसरा कारण था बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता का दूसरा मुख्य कारण है वो है बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विस्तार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अधिकांश बैंकों द्वारा अपनी शाखाएं औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगरों में ही स्थापित की गई थी। देश में बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विस्तार हुआ। बैंकिंग संस्थाओं के मध्य अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। बैंकों की क्रियाओं पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं था। अतः अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का नितांत अभाव था। इसका तीसरा बिंदु है रिजर्व बैंक को ज़्यादा अधिकार देना। देश में बैंकिंग विधान पारित करके यह देखना आवश्यक था कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा साख नीति को सफल बनाया जा सके। रिजर्व बैंक के अधिकारों में वृद्धि की जानी आवश्यक थी ताकि वह कार्यरत बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं की नीतियों एवं क्रियाओं पर उचित नियंत्रण स्थापित कर सके। चौथा बिंदु है मुद्रा बाजार का विकास। भारतीय मुद्रा बाजार में देश के स्वदेशी बैंकों तथा आधुनिक बैंकों में समन्वय का अभाव रहा है तथा विभिन्न अंगों के मध्य प्रभावी संपर्क एवं समन्वय का भी अभाव रहा है। बैंकों के अनावश्यक विस्तार को रोकने हेतु बैंकिंग विधान की आवश्यकता भी महसूस की गई। इसका पांचवा बिंदु है विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को संगठित रूप में प्रस्तुत करना। यह भी अनुभव किया गया कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार के अध्यादेशों एवं संशोधनों को के अधिनियम के रूप में संगठित एवं प्रस्तुत किए जाएं ताकि प्रभावशाली रूप से एक अधिनियम बनाया जा सके। भारत में बैंकिंग विधान का इतिहास। भारत में बैंकिंग विधान का इतिहास। भारत में बैंकिंग विधान के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें
तो हम पाते हैं कि 1913 के पूर्व तक बैंकों को नियंत्रित करने की दशा में कोई विशेष कानून नहीं था। यद्यपि भारतीय विनिमय साधु अधिनियम 1881 थोड़े बहुत नियंत्रण के संदर्भ में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सन 1905 के बैंकिंग संकट में इसकी असमर्थता एवं दुर्लभता सिद्ध हो गई। सन 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बैंकिंग कंपनियों को नियंत्रण एवं नियमन हेतु कुछ विशेष अधिकार दिए गए, परंतु 1913 से 1917 के मध्य उत्पन्न बैंकिंग संकट के समय कंपनी अधिनियम 1913 में किए गए कंपनियों संबंधित प्रावधान अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सके। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1929 में ने अपने प्रतिवेदन में प्रथम बार स्वतंत्र बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया तथा दो महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, देश में एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए तथा बैंकों का संगठन, संचालन, निरीक्षण, अंकेक्षण आदि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विशेष बैंकिंग अधिनियम पारित किया जाए। उपरोक्त संशोधनों के बावजूद देश में अनेक बैंक फेल हुए और बैंकिंग प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका। अतः सन 1934 में रिजर्व बैंकों के बैंक के निरीक्षण हेतु रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया, किंतु स्थिति विशेष में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अतः सन 1936 में जब भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया, तब जांच समिति की कुछ सिफारिशों को इस अधिनियम में सम्मिलित कर लिया गया। इन सब के बावजूद भी बैंकिंग व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। रिजर्व बैंक ने अलग से एक बैंकिंग विधान पारित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की, ताकि बैंकों का संचालन, नियमन एवं उनकी क्रियाओं को वैधानिक दायरे में लिया जा सके। सन 1939 में एक स्वतंत्र बैंकिंग अधिनियम हेतु रिजर्व बैंक ने सरकार से सिफारिश की और सरकार के समक्ष एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। सरकार ने उक्त विधेयक को जनमत हेतु प्रकाशित किया या जनमत हेतु प्रसारित किया, लेकिन युद्ध के कारण इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हो सका। अतः भारतीय कंपनी अधिनियम 1936 में ही समय समय पर संशोधन किए जाते रहे। सन 1944 में किए गए संशोधनों के अनुसार बैंकिंग कंपनी को परिभाषा में निम्न प्रकार परिवर्तन कर दिया गया। प्रत्येक ऐसी संस्था जो अपने नाम के आगे बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग करेगी, वह बैंकिंग कंपनी मानी जाएगी, चाहे बैंक चेक द्वारा भुगतान करे न करे। सन 1942-43 की अवधि में युद्ध जनित मुद्रा प्रसार के कारण अनेक बैंक स्थापित किए गए। यह बैंकिंग विकास, दुर्लभ पूंजी संरचना एवं अकुशल प्रबंध व्यवस्था, अविवेकपूर्ण विनियोग नीति आदि दोषों से युक्त थी। सन 1946 में सरकार ने पुनः पुराने विधेयक के स्थान पर नया विधेयक रखा, जिसे व्यवस्थापिका समिति ने प्रवर समिति को विचारार्थ भेज दिया। प्रवर समिति ने इस विधेयक में आमूलचूल परिवर्तनों हेतु सुझाव दिए और इन सुझावों को विधेयक में शामिल करने हेतु सरकार ने मूल विधेयक को पुनः लिखवाया और मार्च 1948 में उसे संविधान सभा के पटल पर रखा और संविधान सभा ने 17 जनवरी 1949 को इन विधेयक को पारित किया तथा 10 मार्च 1949 को इस पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपने हस्ताक्षर किए और 16 मार्च 1949 को इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से लागू किया गया। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 की प्रमुख विशेषताएं। 1949 में से बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से पारित व लागू किया गया, किंतु 1965 में इस अधिनियम का नाम बैंकिंग नियमन अधिनियम कर दिया गया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। सितंबर 1965 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी अधिनियम सरकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया गया। तीसरा बिंदु है इसका
सन 1968 में इस अधिनियम में कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिन्हें सामूहिक रूप से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण अधिनियम कहा जाता है। सन 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण को वैधानिक मान्यता प्रदान करने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सफल संचालन के उद्देश्य से बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970 में पारित किया गया। पांचवा बिंदु है इसका, प्रारंभ में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के कार्यरत सभी बैंकों पर लागू नहीं होता था, किंतु 1956 में इसे देश में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू कर दिया गया। अगला बिंदु है इसका, केंद्रीय सरकार आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक के लिखित आवेदन पर इस अधिनियम के संपन्न समस्त प्रावधानों या कुछ प्रावधानों को क्रियान्विति को अधिक से अधिक 60 दिनों हेतु स्थगित भी कर सकती है। इस अधिनियम में कुल 56 धाराएं, 5 तालिकाएं और एक परिशिष्ट है। कुल धाराओं में प्रथम 55 धाराएं व्यापारिक बैंकों पर एवं अंतिम धारा सहकारी बैंकों पर लागू होती है। इस अधिनियम को 5 भागों में विभक्त किया गया। भारतीय कंपनी अधिनियम को बैंकिंग संस्थाओं से संबंधित धाराएं जिन्हें बैंकिंग नियम अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है, बैंकिंग संस्थाओं पर लागू हो। उदाहरणार्थ, कोई भी कंपनी या साझेदारी जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4(1) के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए संगठित नहीं की जा सकती जब तक कि वह सार्वजनिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो। आगे है व्यापारिक बैंकों तथा सार्वजनिक बैंकों पर अधिनियम के उपबंध। व्यापारिक बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू अधिनियम के उपबंध। बैंकिंग कंपनी की परिभाषा धारा 5(ब) व 6 के अनुसार। बैंकिंग अधिनियम की धारा 5(c) के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी वह है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। इस परिभाषा को दोबारा सुनिए। बैंकिंग कंपनी की परिभाषा धारा 5(ब) व 6 के अनुसार। बैंकिंग अधिनियम की धारा 5(c) के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी वह है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। धारा 5(ब) में बैंकिंग व्यवसाय की चर्चा की गई है। इस धारा के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजन के लिए जनता से निक्षेप प्राप्त करना है। वो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा लौटाया जा सके। इसी का अंग्रेजी में अनुवाद है, द वर्ड इज डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by the check, draft, another or otherwise। इसको फिर दोबारा समझ लीजिए हिंदी में। धारा 5(ब) से बैंकिंग व्यवसाय की चर्चा की गई है। इस धारा में के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजन के लिए जनता से निक्षेप प्राप्त करना है, जो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा लौटाया जा सके। आगे है धारा 7 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग व्यवसाय करती हो, अपने नाम के साथ बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा यह बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है। अतः बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित की गई है या केंद्रीय बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामांकित की गई हो या संसद के किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई हो। इस प्रकार साझेदारी एवं एकाकी व्यापारी बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकते। धारा 7 के अनुसार
प्रत्येक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग व्यवसाय करती है अपने नाम के आगे या साथ बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा वह बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती। अतः बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित की गई हो, यह केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामांकित की गई हो या संसद के किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई हो। इस प्रकार साझेदारी एवं एकाकी व्यापारिक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।